Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the process of strategy formulation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर स्टेप्स को फोकस किया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रियलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने की प्रोसेस, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन है उसको अचीव करना भी इसका मेन पर्पज रहता है। बेसिकली जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर मेन 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या है ये 6 स्टेप्स? The first one is the setting organization's objectives. Next, evaluating its environment. Next step, setting quantitative targets. Next step, aiming in context of the divisional plans. Next step, performance analysis. And last step, choice of strategy. So these all are the 6 steps in strategy formulation process. Now we will discuss these steps one by one. So let us come to the very first step. The very first step is the setting organization's objectives. यानी कि इस स्टेप में स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली सेट करना होता है। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी स्टेटमेंट का जो की कंपोनेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के रेफरेंस में होता है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रेटजी स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रेटजी है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने का एक मीडियम है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग देयर, जबकि स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रीचिंग देयर। जो आप अचीव करना चाहते हो उसे आप ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डिफाइन करते हो, और उसे आप अचीव किस तरीके से करोगे इसको डिफाइन किया जाता है स्ट्रेटजी के बेसिस पर। यानी कि स्ट्रेटजी में हम दोनों ही इंक्लूड करते हैं। दोनों में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहला रहता है फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा रहता है मीडियम टू बी यूज्ड टू रियलाइज दोज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना ये पहला काम होता है स्ट्रेटजी का, और उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से रियलाइज किया जाएगा उस मीडियम को डिफाइन करना ये इसका दूसरा वर्क रहता है, और दोनों ही स्ट्रेटजी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेटजी है वो एक वाइडर टर्म है ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, जो क्या करती है? रिसोर्सेस को इस तरीके से यूटिलाइज करती है जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके। इसके साथ साथ जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं तो ये भी जरूरी रहता है कि हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करें जो ऑब्जेक्टिव्स के सिलेक्शन में अपना एक इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के सिलेक्शन से पहले जिनको प्रॉपरली एनालाइज किया जाना जरूरी है उन फैक्टर्स को भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फिक्स करने से पहले कंसीडर किया जाना जरूरी रहता है। और इस तरीके से हम इस स्टेप में ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर defined, then we move towards the second step in strategy formulation. The second step is evaluating the organizational environment. In this particular step, the strategist evaluate the general economic and industrial environment in which the organization operates. जिस particular जनरल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है उसको इवेल्युएट किया जाना ही नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन करता है, नेक्स्ट स्टेप के पर्पस को डिफाइन करता है। क्या करते हैं हम इस स्टेप में?
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसके रेफरेंस में एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिव्यू को कंडक्ट करते हैं। ये बहुत जरूरी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिव्यू को कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। यहाँ पर इस रिव्यू का मेन पर्पज क्या होता है, ये श्योर करना कि मार्केट में कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको प्रॉपर्ली डिस्कवर किया जा सके, जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस तो आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन इसके साथ साथ जो भी इसके की कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके हेल्प से मार्केट में जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसी वजह से सेकंड स्टेप में हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हैं, जिससे कि मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके। द नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड इज सेटिंग क्वांटिटेटिव टारगेट्स। एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करने के बाद आप अगले स्टेप की तरफ मूव करते हो। इस पर्टिकुलर स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन को प्रैक्टिकल बेसिस पर अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में क्वांटिटेटिव टारगेट वैल्यूज को फिक्स करना जरूरी होता है। पर्पज क्या है? पर्पज है इसको लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के साथ में कंपेयर करना, जिससे कि आप कंट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सको। यानी कि जो वेरियस प्रोडक्ट जोन्स हैं या जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका इंडिविजुअल बेसिस पर क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रेफरेंस में क्वांटिटेटिव टारगेट वैल्यूज को फिक्स करना जरूरी रहता है। और इस स्टेप में आप यही करते हो, वेरियस प्रोडक्ट जोन्स या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स के रेफरेंस में क्वांटिटेटिव टारगेट वैल्यूज को इवैल्यूएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स करते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, एमिंग इन कंटेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान्स। In this step, the contribution made by each department or division or product category within the organization is identified, and accordingly, strategic planning is done for each subunit. This requires a careful analysis of macroeconomic trends. क्या करा जाता है इस स्टेप में? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिफरेंट डिविजन्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोडक्ट कैटेगरी हैं उनके द्वारा अब तक क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उनको प्रॉपर केयरफुल एनालिसिस के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आगे बढ़ाया जाता है। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हर एक सब यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो की जाती है। यानी कि हर एक सब यूनिट को ध्यान में रखते हुए ही आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फोकस करते हैं और इन सब का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक, इसको भी प्रॉपर केयरफुल एनालिसिस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है इस पर्टिकुलर स्टेप में। दैट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द स्टेप नंबर 5 एंड दिस स्टेप नंबर 5 इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्या कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस एनालिसिस का और क्या कराया जाता है इस स्टेप के अंदर? दिस पर्टिकुलर स्टेप इंक्लूड्स डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग द गैप बिटवीन द प्लांट and desired performance. A critical evaluation of the organization's past performance, present conditions and the desired future conditions must be done by the organization. यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। और एनालाइज कैसे होगा?
जब आप प्लान्ड और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन के बीच के गैप को प्रॉपरली डिफाइन कर सको, उसको डिस्कवर कर सको और उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सको, उसके बेसिस पर ही परफॉर्मेंस एनालिसिस पॉसिबल हो सकती है। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है, प्रेजेंट कंडीशंस हैं और जो डिजायर्ड फ्यूचर कंडीशंस हैं, इनको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाता है और इसी के बेसिस पर परफॉर्मेंस एनालिसिस परफॉर्म की जाती है। इस क्रिटिकल इवेल्युएशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल रियलिटी है और जो उसके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस हैं, उनके बीच के डिग्री ऑफ गैप को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन को अचीव करना चाहती है और एक्चुअल रियलिटी क्या है, इसके बीच का जो गैप है, इसको हम परफॉर्मेंस एनालिसिस के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद नाउ वी मूव टू द लास्ट स्टेप। द लास्ट स्टेप इज चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी। दिस इज द अल्टीमेट स्टेप इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। The best course of action is actually chosen after considering organizational goals, organizational strengths, potential, and limitations, as well as the external opportunities. तो अब तक के स्टेप्स में हमने जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फोकस किया था, इन सभी को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसके साथ साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट किया जाता है और इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मेन पर्पस क्या है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना। और ये जितने भी स्टेप्स हमने फोकस किए हैं, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक, इनमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफाइन करा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स को डिफाइन किया, उसके पोटेंशियल को डिफाइन किया, लिमिटेशंस को डिफाइन किया और उसके साथ साथ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन किया। तो इनको कंसीडर करते हुए हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की प्रोसेस को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।